तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पर। हम पार्ट 1 में लगभग लेसन फर्स्ट और लेसन सेकंड से रिलेटेड क्लास 12th में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे थे। तो लगभग 15 से 16 सवाल हमने डिस्कस कर लिए थे। 15 सवाल कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था। उन सवालों पे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो सवाल बन सकता है, हमने उनके बारे में बात किया। फंडामेंटल्स के बारे में बात किया, बुनियादी चीज़ों के बारे में बात की। अब इस पार्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी सीरीज आगे बढ़े। तो आइए नेक्स्ट 16 क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो ये सीरीज को देख रहे हैं वो पहले शुरू से स्टार्ट करें। जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनका 1-2 बार 3 बार सिलेबस हो गया है, मार्किंग अच्छी आती है, अच्छी परसेंटाइल वाले बच्चे हैं, वो पहले प्रिपेयर करें अपने नोट्स से। मार्केट में जो भी रेफरेंस बुक्स आती है, एग्जाम आइडिया है, संजीव देशवर का एनीथिंग जो भी अरिहंत की है, ओसवाल की है, जो भी रेफरेंस बुक, उनसे अपने आप को प्रिपेयर करें। देन इस वीडियो से अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करें ताकि आपको ये पता लगे कि भाई हम कितना पानी में हैं, हम कितना पानी के ऊपर है। ठीक है, हमारे पास काफ़ी कम टाइम है यार, क्योंकि 10-12 दिन बाद ही एग्जाम है। और फिजिक्स का पेपर आपको पता है लेंदी आने वाला है। और ऑब्जेक्टिव और जो फिल इन द ब्लैंक्स का जो पोर्शन है ना, वो घुमावटी आता है। जनरली क्या होता है कि बड़े क्वेश्चन हम कर लेते हैं, डेफिनेशन, डेरिवेशन, ग्राफ्स, इनसे रिलेटेड हमारा काम हो जाता है। बट जब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हमारे को जब ऑप्शन वाले सवाल मिलते हैं तो हम कन्फ्यूजन ही आ जाते हैं यार। कन्फ्यूजन हो जाता है हमें काफ़ी, है ना। हाँ, परेशान हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, पजल्ड हो जाते हैं और सही करते करते गलत कराते हैं। ठीक है, इसलिए चलो थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारी सीरीज में देखो सवाल ये है कि चित्र के अनुसार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है हमें। यानी एक हमको सरफेस दे रखा है और हमसे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है इस सरफेस से निकलने वाला। अब देखो अगले ने कुछ नहीं दे रखा हमें, ये क्लोज है कि नहीं है। बट थोड़ा ध्यान दो, जब कुछ नहीं दे रखा और हमें अगले ने बता भी नहीं रखा तो ऑप्शंस पे गौर करेंगे हम। ऑप्शंस को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोज सरफेस माना गया है। तो जैसे इसको मैं कहूँ कि क्लोज सरफेस माना गया है, तो क्लोज सरफेस के लिए जो हमारे गाउस अंकल है, उन्होंने एक थ्योरम दी थी कि इसके अंदर जितने भी नेट आवेश है वो ले लो, यानी क्यू, और उसके अंदर एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड दे दो। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का क्या दे दो, डिवाइड, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई। अब इसके अंदर -3 कूलम्ब चार्जेस है, +2 कूलम्ब चार्जेस है, तो मैं दोनों में नेट निकालने के लिए लेता हूँ -3 +2 और एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड देता हूँ, तो ये बच गया -1/एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज है, इससे ज़्यादा तो क्या ही बताएगा, ये एक आनी है। तो कहीं ना कहीं फ्लक्स की वैल्यू जो है वो 1/एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स भी लिख सकता हूँ। तो देखो ऑप्शन ए इस पे नहीं आएगा, ऑप्शन बी तो आ ही नहीं सकता, ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट आंसर है। अभी कई लोगों को इस माइनस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी कि माइनस का क्या करें, क्यों हटाए, इसका क्या सीन है। तो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। यदि मैं फ्लक्स का डायग्राम बनाता, यानी फ्लक्स यानी मैं बनाता कि भाई एक चार्ज है मेरे पास और मुझे यहाँ से फील्ड लाइंस दिखानी है। फ्लक्स मतलब फील्ड लाइंस, यानी क्षेत्र रेखाएं। तो मैं यहाँ पे लिखता -1 कूलम्ब, और यदि मैं माइनस पे नहीं लिखता तो मैं फील्ड लाइंस को ऐसे शो करता। देखो आपको बताता हूँ कैसे। फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इनवर्ड शो करता। आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ पॉजिटिव के लिए होता है, इनवर्ड यानी अंदर की तरफ नेगेटिव के लिए होता है, बस और कुछ नहीं होता। इस माइनस का ये मतलब है। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए थोड़ी सी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है। रेखीय यानी लीनियर, लाइन इंटीग्रेशन या लीनियर इंटीग्रल बोल सकते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज। लाइन इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन आप समझ गए होंगे, इंटीग्रल या फिर समाकलन का मतलब कि भाई साहब हमें समाकलन करना है। तो मैं एक पेन थोड़ा अलग कलर का ले लेता हूँ ताकि ये तो इस जैसा ही हो गया। ठीक है, चला के देख लेते हैं। हाँ चलेगा। देखो ताकि कलर आपको अलग अलग दिखे। अगले ने पूछा लाइन इंटीग्रल, लाइन यानी लाइन के साथ, लंबाई के साथ, लेंथ के साथ। हम नॉर्मली लेंथ को किस में लेते हैं? dx, dy, dz, और जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम ले लेते हैं dr से। तो मतलब मैं dr को यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dr के साथ, यानी लाइन के साथ इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ये लो, किसका करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का करना है, विद्युत क्षेत्र का करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन ये लिख दिया। E.dr आपने कहीं पे पढ़ा है इसको? ध्यान से सोचो। E.dr भी कह सकता हूँ मैं, या फिर मैं
ई डॉट डी एल भी कह सकता हूँ लेंथ को। ये हमने पढ़ा है पोटेंशियल यानी विभव में। यहाँ एक नेगेटिव साइन भी आता है। नेगेटिव साइन क्या बोलता है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आप इसके अपोजिट आ रहे हो, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स में चलना है हमेशा हमेशा, जो आपको प्रतिकर्षण बल में चलना है ताकि आपको कार्य करना पड़े, और जब कार्य करोगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी यानी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये माइनस केवल अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है और कुछ नहीं है कि मैं ई के अपोजिट चलूँ तो मेरा वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन के साथ, लेंथ के साथ, लंबाई के साथ मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, और इस चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ, विभव बोलता हूँ। अच्छा, ई डॉट डी एल को ये आप मैक्सवेल की इक्वेशन में पढ़ते होंगे, इसे ईएमएफ कहा जाता है, ईएमएफ, ठीक है। अब आप कहोगे सर ईएमएफ तो फ्लक्स वाला होता है, तो भाई आप आराम से देखना, ये सारी कहानी आपको मैक्सवेल की इक्वेशन में मिलेगी लेसन नंबर 8 में, 8वें लेसन में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि रेखीय समाकलन जो है वो विभव को दर्शाता है, ठीक है। यदि आपके ऑप्शन में विभव या पोटेंशियल है तो आप इसे करेक्ट करें, अदरवाइज आप विद्युत वाहक बल या ईएमएफ को भी सही कर सकते हैं, ठीक है। अब धारिता तो किसी के साथ इंटीग्रेशन में नहीं आती है, तो मैं यहाँ धारिता के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन धारिता के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। धारिता यानी कैपेसिटेंस, और आपने ये देखा होगा, कैपेसिटेंस के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि Q बराबर होता है आपका CV, और ये फॉर्मूला आता है जब Q चार्ज देने पर वोल्टेज V आ जाए, यानी Q जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है। तो यानी मैं एक ग्राफ खींचूँ Q का और V के बीच में, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, सीधी रेखा ग्राफ आएगा, जिसका जो ढाल है, ढाल यानी स्लोप, वो मैं tan थीटा से लिखूँगा, और वो लिखूँगा मैं Q/C और Q/V, और Q/V को मैं लिख सकता हूँ C। तो कहीं ना कहीं Q और V के बीच के ग्राफ का जो स्लोप है वो मेरा कैपेसिटेंस होता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा आपको पता रहे। अब बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स भी आ गया है तो फ्लक्स को भी ले लेते हैं, पेन चेंज करके ले आते हैं। देखो फ्लक्स, आपने ये देखा होगा कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं, E.ds, ये मेरा फ्लक्स होता है। अब इलेक्ट्रिक है तो E.ds और मैग्नेटिक है तो B.ds। इसमें क्या हो रहा है आपको पता है, देखो इसमें फील्ड का एरिया के साथ हो रहा, फील्ड के साथ इंटीग्रेशन हो रहा, काय के साथ, एरिया के साथ। यहाँ काय के साथ हो रहा था, लेंथ के साथ, लंबाई के साथ, इसलिए हम लाइन इंटीग्रल कह रहे थे, ठीक है। यहाँ एरिया के साथ हो रहा है इसलिए हम एरिया इंटीग्रल बोलेंगे, एरिया इंटीग्रेशन बोलेंगे, पृष्ठीय समाकलन बोलेंगे, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन को देखो 18 को, विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रीय पृष्ठीय समाकलन, सरफेस इंटीग्रल या एरिया इंटीग्रल भी बोल सकता हूँ मैं, एरिया इंटीग्रल। अरे बहुत घुमा घुमा के सवाल पूछ लेते हैं भाई। एरिया इंटीग्रल किसका, विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का। तो हम दोबारा लेते हैं, एरिया के साथ इंटीग्रेशन करना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और E.ds आपको पता ही होगा फ्लक्स होता है। यदि E दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और यदि B दे रखा है तो मैग्नेटिक यानी चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। विभव वाला वही मैं आपको बता देता हूँ आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन है लेकिन लेंथ के साथ है, ठीक है। ईएमएफ भी मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन है लेकिन लेंथ के साथ है। कई बार इसे आप E.dr भी कह सकते हो विभव को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैपेसिटेंस मैंने आपको बताया कि यदि आप Q और V के बीच में यदि ग्राफ खींचते हैं तो उस ग्राफ का स्लोप होता है, ठीक है, ढाल होता है, जिसे हम tan थीटा से लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। चलिए, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है। पूछा यह गया है कि एकांक धन परीक्षण आवेश यानी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसको आप कहाँ से ला रहे हो, अनंत से ला रहे हो, इनफाइनाइट से ला रहे हो, ठीक है। इनफाइनाइट से कहाँ तक ला रहे हो, फ्रॉम इनफाइनाइट टू किसी बिंदु पे ला रहे हो, ठीक है, किसी पॉइंट पे ला रहे हो। तो आप जो वर्क कर रहे हो वो क्या कहलाता है। अभी देखो मैं इसको थोड़ा खोल के दिखाता हूँ। देखो मान लो, देखो आप इस Q चार्ज को इस पॉइंट से, जिस पॉइंट को नाम मैं A देता हूँ, इस पॉइंट को भी देता हूँ, यहाँ ला रहे हो। तो आप जो काम करते हो ना भाई, इस काम में यदि आप Q चार्ज का डिवाइड दे दो तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभव के अंतर के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, विभव के अंतर के बराबर। या फिर ऐसे कह दो कि जब आप A से B के बीच में आते हो, विभव अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, यदि आप A से B के बीच में आते हो, आप काम करते हो, तो काम से आपको मिलती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बीच का डिफरेंस होगा, यानी स्थितिज ऊर्जा के बीच का अंतर होगा। और W को आप UB - UA यानी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, डिवाइड में क्यों लिख दो। ये हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया मेरा विभव के रूप में, ठीक है। अब बात समझना, यदि मैं इनफाइनाइट से हूँ, इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट पे विभव को 0 माना जा सकता है
स्थितिज ऊर्जा को भी जीरो माना जा सकता है। जीरो मानूंगा तो ये मेरा मीटर जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। अब मैं विभव की बात करूँ, ध्यान से देखो, तो VB जो है वो W/Q कहलाएगा, ठीक है। और विभव बराबर हो जाएगा किया गया कार्य बटा आवेश। यदि मैं 1 कूलाम चार्ज को लेके आऊँ, ध्यान से देखना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिखा हुआ है, यूनिट यानी 1, यहाँ पे देखो एकांक धन परीक्षण आवेश लिखा हुआ है ना, तो यानी मैं V के फॉर्मूले को लिखूँ W/Q और इसका मान भी मैं लिख दूँ 1 कूलाम, तो कहीं ना कहीं V बराबर कहलाएगा W। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 1 कूलाम को यदि मैं लेके आ रहा हूँ तो जो मैं काम करूँगा वो काम मेरा विभव कहलाएगा। 1 कूलाम को लाने में जो काम करूँगा वो कहलाएगा विभव। कब? जब मैं कहाँ से आऊँ, इनफाइनाइट से आऊँ, अनंत से आऊँ। और आपके सवाल में देखो यही बोला है, अनंत से आपको आना है। किसको लाना है? 1 कूलाम को लाना है और कार्य चाहिए। हो गई बात क्लियर, यानी मैं इसको विभव कहूँगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। फ्लक्स नहीं कह सकता, किसी भी हाल में नहीं कह सकता। फ्लक्स के लिए मैंने आपको भी बताया एरिया इंटीग्रेशन होगा, यानी E.ds, सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, एरिया इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्षेत्रीय समाकलन बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा भाई कार्य ही होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कार्य होती है। लेकिन कब? जब आप अनंत से एक आवेश को नहीं किसी दूसरे आवेश के पास लेके जाओ। कहने का मतलब, मेरी बात आपको समझ नहीं आएगी, किसी एक आवेश की स्थितिज ऊर्जा नहीं होती भाई, किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, कम से कम 2 चार्ज होने चाहिए। तो मैं कहूँ कि इस Q के पास में आप स्मॉल q को लेके आ रहे हो, या तो आप ऐसे बोल दो Q को भी, इस Q को भी आप कहीं से लेके आए हो और एक स्मॉल q को आप कहीं और से लेके आए हो। तो अब जो स्थितिज ऊर्जा होगी ना वो होगी Q 4πε0r, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कार्य के बराबर होगी। लेकिन ये कार्य कम से कम 2 आवेशों को पास में लाने का होता है, ठीक है। कितने आवेशों को? 2 आवेशों को। इस केस में कितने आवेश आ रहे हैं? केवल 1 कूलाम। वो कहाँ आ रहा है, उसके पास में कौन है, वो किसके पास पड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके बारे में कोई जिक्र ही सवाल में नहीं है। तो स्थितिज ऊर्जा भी नहीं हो सकती। स्थितिज ऊर्जा में 2 चार्जेस आएंगे और धारिता तो वैसे भी नहीं हो सकती। आगे मेरी बात समझे, इस तरह से ऑप्शंस मैंने डाले हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, दोनों का अंतर समझ सको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी एकांक धन परीक्षण आवेश द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित बिंदु पर अनुभव किए गए बल का परिमाण किस भौतिक राशि के तुल्य होता है? यानी जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई चार्ज, उस चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम, यानी 1 कूलाम चार्ज कहीं पे लाते हो तो उस पर फोर्स लगता है, वो जो फोर्स फील करता है वो फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? चलो अपन बात करते हैं। जब हम किसी को लाते हैं तो हमने कहा भी हम कार्य करेंगे, ये तो हमको समझ में आया। आपने पढ़ा होगा ये जिसको लेकर आ रहे हैं, जैसे मान लो ये फील्ड है कहीं पर, ये विद्युत क्षेत्र है, मैं स्मॉल क्यू को यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो जो स्मॉल क्यू को लाने पर जो स्मॉल क्यू के ऊपर बल लगेगा, और स्मॉल क्यू का यदि मैं डिवाइड दे दूँ इस फोर्स में, स्मॉल क्यू यहाँ आएगा, स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स लग रहा है F। मान लो ये कैपिटल क्यू के पास आ रहा, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे फोर्स लगा रहा F, ये वाला जो क्यू है वो स्मॉल क्यू पे फोर्स लगा रहा है F। तो F में स्मॉल क्यू का डिवाइड दे दूँ, जिस पे फोर्स लग रहा है उसमें उसी का डिवाइड दे दूँ, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? कैपिटल क्यू का है। मतलब आप समझो 2 लोग हैं, एक दादागिरी वाले 2 लोग हैं, डॉन नंबर 1, डॉन नंबर 2। एक ये बोलता है मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ, कैसे पता? इसके बारे में 2 ही लोग सिद्ध कर सकते हैं, एक तो ये सिद्ध कर सकता है, एक ही आसपास की जनता सिद्ध कर सकती है, जो इससे डरती है वो बताएगी किसकी कितनी चलती है। सेम ऐसा ही सीन होगा। ये जो क्यू है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2 लोग बताएंगे, एक तो ये बताएगा कि भाई मैं इतना फोर्स इस पॉइंट पर लगाता हूँ, या फिर ये स्मॉल क्यू बताएगा जो इस पॉइंट पर आया है कि भाई मेरे ऊपर इतना फोर्स लग रहा है और ये इतना ताकतवर है, कैपिटल क्यू इतना ताकतवर है। तो जब हम स्मॉल क्यू को नीचे रखें और इस पर लगने वाले फोर्स को ऊपर रखें, तो ये जो रेशियो है ये उस फील्ड की इंटेंसिटी यानी उस क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। और इसका मान यदि मैं 1 कूलाम रख दूं तो 1 कूलाम पे जितना बल लग रहा उतनी उस पॉइंट पर क्षेत्र हो रहा, यानी 1 कूलाम जितना फोर्स फील कर रहा उतना ही वहाँ पर इंटेंसिटी हो रही, फील्ड इंटेंसिटी हो रही, विद्युत क्षेत्र हो रहा। ठीक है। अब देखो ये तो पूछा गया हमसे कि यदि 1 कूलाम चार्ज जितना फोर्स फील कर ले वो किसके बराबर होगा? ठीक है, बल का परिमाण किसके बराबर होगा, किस भौतिक राशि के तुल्य होगा? तो वो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य। विद्युत बल हो नहीं सकता, फील तो वो वैसे भी कर रहा है, लेकिन 1 कूलाम के लिए विद्युत बल नहीं कहेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में वो है नहीं और फ्लक्स का चांस बनता ही नहीं। आगे की मेरी बात समझें, कई लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। दोनों सेम ही होते हैं, डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विभव की बात चलिए भाई, पोटेंशियल की बात चलिए। देखो विभव का जो सीधा सीधा फॉर्मूला है ना यार, मैं ऐसे लिख देता हूँ, P cos θ 4πε0r²। हाँ भाई,
एक बिंदु आवेश के कारण यानी क्यू आवेश के कारण, क्यू चार्ज के कारण यदि पोटेंशियल की बात करूं तो फॉर्मूला होगा क्यू अपॉन 4πε0r यानी वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा आर के। लेकिन यदि मैं डाईपोल की बात कर दूं, द्विध्रुव की बात कर लूं, तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/r² के, एक पावर बढ़ के आती है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी कि नीचे r² आएगा। अब देखो जिसमें r³ आएगा वो कट गया, इसमें r³ ये कट गया, ये दो बच गए। अब थोड़ा ध्यान से देखना, विभव का फॉर्मूला ये है भाई। अब यदि मैं अक्ष की बात करूं तो अक्ष के लिए थीटा हमेशा 0 डिग्री होता है, और जब 0 डिग्री होएगा, और निरक्ष के लिए मैं ऐसे बोल देता हूँ थीटा बराबर हमेशा 90 डिग्री होता है। तो देखो जैसे 90 लिखूंगा cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और cos 90 की 0 तो पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा। निरक्ष के लिए विभव 0, दो ऑप्शन हो रहे हैं। अब देखो अक्ष की बात करूंगा तो थीटा की वैल्यू 0 लिखूंगा, 0 लिखूंगा तो cos 0 का मान होता है 1, कितना होता है 1, तो विभव का मान हो जाएगा अक्ष के लिए P/4πε0r²। और इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये तो फॉर्मूला ही दे दिया भाई इसने, तो ये तो गलत हो गया। समझ में आई होगी मेरी बात। और ये भी ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। ठीक है, एग्जाम पूछते हैं कि किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा ऐसा। चलो अगले क्वेश्चन पर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है, ये दो टाइप के होते हैं। पराविद्युत पदार्थ या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक होता है ध्रुवीय, एक होता है अध्रुवीय। ध्रुवीय अध्रुवीय में क्या फ़र्क है? ध्रुवीय वो होते हैं जिनके अंदर ध्रुव बने हो, प्लस माइनस पहले से हो। और अध्रुवीय कहाँ होते हैं? अध्रुवीय वो होते हैं जिनमें यानी नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें प्लस माइनस एक जगह रखे हो। ध्रुवीय पूछा है, पोलर पूछा है। पोलर में हमेशा दो अलग अलग होंगे भाई, अलग अलग होंगे तो H2 अलग अलग है, CO2 अलग अलग है, H2 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर मेरा D, A और B करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए, पराविद्युत पदार्थों की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हो। मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ। देखो मान लो मेरे पास ये प्लेट है, ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन प्लेटों का हो गया बाहर वाला ई आउट लिख देता हूँ। जैसे इसमें मैंने मटेरियल भरा तो मटेरियल के माइनस तो इधर आ जाएंगे और मटेरियल के प्लस इधर आ जाएंगे भाई। प्लस वाली प्लेट के साइड माइनस चले जाएंगे और माइनस वाली प्लेट के साइड प्लस चले जाएंगे। तो एक फील्ड प्लस से माइनस अंदर की तरफ जनरेट हो जाता है। तो कहाँ तो पहले मेरे पास एक ही था, अब दो पैदा हो गए जो कि एक दूसरे का अपोजिट कर रहे, यानी जो नेट आ रहा वो कुछ कम आ रहा, ये माइनस हो गया तो कम ही हुआ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा घट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा घट गया यानी विद्युत क्षेत्र मेरा घट गया, तो विभव यानी पोटेंशियल मेरा घट गया। और कहीं ना कहीं मैं C बराबर Q/V फॉर्मूले से देखूं तो यदि V मेरा घट गया तो C मेरा एक तरीके से बढ़ गया। यहाँ पर मैं चार्ज को सेम रख रहा हूँ। ठीक है, किसको रखता हूँ? चार्ज को सेम चार्ज पर पोटेंशियल घट गया, चार्ज को मैंने हिलाया भी नहीं, पोटेंशियल घट गया, विभव घट गया, धारिता बढ़ गई। तो हमेशा धारिता बढ़ती है पराविद्युत पदार्थों में। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लेना, C का एक फॉर्मूला होता है A/ε0D। यदि इसके अंदर मटेरियल भर दिया जाए तो यहाँ पे εr आ जाता है। εr जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये जब भी गुना होगा 1 से ज़्यादा होगा, 2, 3, 4, तो इसका मतलब C का मान बढ़ेगा, कभी 2 गुना, कभी 3 गुना, कभी 4 गुना, तो मान बढ़ ही रहा है ना भाई। तो पराविद्युत पदार्थों की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता बढ़ती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव दोनों घटते हैं। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, फिर अपरिवर्तित क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है चार्ज। हम चार्ज को बदलते ही नहीं, सेम चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देते हैं, विभव को कम कर देते हैं, जिससे धारिता बढ़ जाती है। समझ में आई ना मेरी बात? चलिए आ गई होगी आपको मेरी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। अच्छा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, देखो कैपेसिटर से रिलेटेड ही बात हो रही है। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला देखो, एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है 12CV², 12QV और Q²/2C। तो ये QV² है तो ये तो कट गया। अब इनको देखो ध्यान से। अब पता है लोग क्या करेंगे? इस पे टिक मारेंगे। मैं थोड़ा पेन दूसरा कलर का ले लेता हूँ। लोग इस पे टिक मारेंगे, इस पे और गलत करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि भाई ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व है। और ऊर्जा घनत्व जो आता है ना, वो आता है ऊर्जा बटा आयतन। मुझे इससे ऊर्जा पूछिए भाई, एनर्जी पूछिए, तो जो ऊर्जा होगी वो आएगी घनत्व इंटू आयतन। एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है 12ε0T²। आयतन का फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल इंटू प्लेटों के बीच की दूरी D। तो U बराबर 12ε0E² AD,
ये एनर्जी हुई। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये सवाल भाई नीट में पूछ लिया था और बहुत लोग गलत करके भी आए थे इसको, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संधारित्र के कौन से संयोजन में तुल्य धारिता अधिकतम और न्यूनतम प्राप्त होती है। चलो संयोजन निकाल के देखते हैं, कौन से में हमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो मैक्सिमम और मिनिमम प्राप्त होता है कॉम्बिनेशन में। तो वो कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं। तो देखो कॉम्बिनेशन की बात ऐसे मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ। जब मैं सीरीज़ की बात करूँ ना, तो सीरीज में फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट, ये होता है 1/C1 1/C2 और ऐसे आगे चलेगा। और पैरेलल जो होगा वो उसमें होगा C इक्विवेलेंट बराबर C1 + C2। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों की वैल्यू देख लेता हूँ। C1 की वैल्यू भी ले लेता हूँ 1 और C2 की वैल्यू भी ले लेता हूँ 1। थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो पैरेलल यानी समांतर क्रम में C इक्विवेलेंट जो आता है वो आता है C1 + C2। तो 1 + 1 ये तो हो गया 2। सीरीज वाला फॉर्मूला इधर लगा के देख लेता हूँ। 1/C इक्विवेलेंट = 1/1 + 1/1, ये हो गया 2। लेकिन ये 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है 2। C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 1/2। 1/2 को बोलूँगा 0.5। अब यहाँ से मैं क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहली चीज़, मैक्सिमम आपको मिलता है इस फॉर्मूले में, और ये जो फॉर्मूला है वो है पैरेलल का। किसका फॉर्मूला है? पैरेलल का। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला है सीरीज का। तो आपको सबसे पहले क्या पूछा गया है? मैक्सिमम। दोबारा क्या पूछा गया है? मिनिमम। तो मैक्सिमम आपको कब मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है समांतर क्रम में। मिनिमम आपको मिल रहा है श्रेणी क्रम में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा एक बात और समझो, सीरीज को देखो, सीरीज को श्रेणी क्रम में, सीरीज में मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर लूँ। सीरीज को देखो आप, हम थोड़ा आगे चलते हैं इधर कहीं। ये सीरीज को देखो, सीरीज में देखो मेरे पास आंसर कितना है? 0.5। जोड़े कितने थे मैंने? 1 और 1। आपको पता है क्या मतलब निकला इसका? आंसर जो है ना भाई, ये जो जोड़ रहा हूँ ना, इसमें छोटे वाले से भी छोटा हो गया। अब आप कहेंगे सर ये तो 1/1 है। अरे आप 2 और 1 लेके देख लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं लेके दिखा देता हूँ आपको। C इक्विवेलेंट बराबर 1 को मान लिया मैंने 2, 1 को मान लिया मैंने 1। तो ये हो गया मेरे पास 1/C इक्विवेलेंट = आधा और 1 मिला के हो गया 3/2। और C इक्विवेलेंट = हो गया 2/3, जो कि वैल्यू होती है लगभग 0.6। अब 0.6 छोटा, इनमें छोटा कौन सा? 1 है ना। 1 से भी छोटा आ रहा है। देखो प्रतिरोधों में ये उल्टा हो जाता है, रेजिस्टेंस के केस में ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि वहाँ फॉर्मूले अलग है, वहाँ सीरीज में उल्टे फॉर्मूले आते हैं। ये जो यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला यानी समांतर क्रम का है, वहाँ सीरीज में जाता है, श्रेणी क्रम में जाता है। ये हम थर्ड चैप्टर में बात करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 1/, वाला फॉर्मूला है ना, इसमें जो आंसर है ना भाई, जो मिल रहे, जो जुड़ रहे, उनमें जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आएगा। ये बात आप ध्यान रखना। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, इसका ऑप्शन बी होगा जो। तो ठीक है, अगले पे आते हैं। संधारित्रों के श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता होगी। देखो यहीं पर आ गया श्रेणी क्रम। सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में, ओहो मैंने यहाँ पे लिखते समय थोड़ा सा गलत लिख दिया। यहाँ पैरेलल नहीं है, पैरेलल की जगह मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सीरीज में। अब चलो थोड़ी बात करें। चलो देखो, अभी बड़ा पता क्या था अपन ने? सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/C1 1/C2। आई मेरी बात समझे। और दो कैपेसिटेंस के लिए मैं लिख सकता हूँ C1 + C2। यहाँ पर ये कहानी चल रही है सीरीज की, और रजिस्टेंस में ये कहानी हो जाती है पैरेलल में। अब देखा ध्यान से, मैंने एक लिया 4, एक लिया 2। ध्यान से देख लेना, इसको इस फॉर्मूले में रखता हूँ। 4 × 2, एक C1 ले लेता हूँ, एक C2 ले लेता हूँ। तो 4 × 2, 4 + 2, 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना है? 6। यहाँ से काट दिया, हाँ 2 चौका 2 तिया 6, 1.3 के आसपास वैल्यू आ गई। अब आप ध्यान से सुनो, जो मेरा लास्ट आंसर आया C इक्विवेलेंट यानी तुल्य धारिता, वो इस छोटे वाले से भी छोटा रहा। मिल कौन रहते थे? 4 और 2, इनमें 2 सबसे छोटा था, उससे भी छोटा आंसर आ रहा है। भाई मेरी बात सुने, तो जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा आंसर आएगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कम धारिता से भी कम होगा। सबसे अधिक धारिता से कम तो चांस ही नहीं है, वैसे सारे ही कम है, सबसे अधिक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पुटअप किया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है आगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वैद्युत प्रवृत्ति का मात्रक। अच्छा, वैद्युत प्रवृत्ति और चुंबकीय प्रवृत्ति एक जैसी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बोल दो और यहाँ पर मैं मैग्नेटिक भी कह सकता हूँ, और दोनों की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस होती है। ठीक है, अच्छा फिर ये किसकी यूनिट है? Ω - 1 मीटर - 1, ये कंडक्टिविटी की है। कंडक्टिविटी यानी चालकता। ये किसकी है? ये रजिस्टिविटी की है, यानी प्रतिरोधकता, और कभी कभी इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी
कह देते हैं, यानी हम इसे कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध भी कह देते हैं। ठीक है, ओम किसकी यूनिट है ये तो आपको पता ही लग गया होगा, प्रतिरोध की है ओम। ठीक है, जब हम ओम का ग्राफ बनाते हैं वी आई ग्राफ, तो उसमें एक सीधी लाइन आती है, इस सीधी लाइन का ढाल जो होता है, स्लोप जो होता है, वो प्रतिरोध होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। विभव प्रवणता का मात्रक होता है, ये करंट वाले लेसन में भी आता है, जहाँ पे पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी पढ़ते हैं, या फिर आप सेकंड लेसन में भी पढ़ सकते हो। विभव प्रवणता, प्रवणता का मतलब होता है ग्रेडियंट यानी परिवर्तन, विभव प्रवणता। तो मैं लिख दूँ विभव डिवाइड चेंजेस, चेंजेस यानी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना इसके बारे में। सबसे पहले पूछी जाएगी इसकी यूनिट, यूनिट यानी मात्रक, तो मैं लिख सकता हूँ वोल्ट भाई, वी का तो वोल्ट हो गया, और ये दूरी है, दूरी यानी मीटर, तो वोल्ट अपॉन मीटर हो गया, पहली चीज़। दूसरी बात, आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, विभव जिसको हम कभी कभी पोटेंशियल भी कह देते हैं अंग्रेजी में, ये हमेशा है ना अदिश राशि है। अदिश पता है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या होता है, वर्क ही तो होता है, एक कूलाम चार्ज को लाने में जो काम करते हैं हम, वही वर्क या कार्य होता है। लेकिन जो विभव प्रवणता होती है ना भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। इसको बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर होता है, यानी सदिश होता है। तो हमेशा ध्यान रखो, विभव प्रवणता सदिश राशि है, जबकि विभव जो है वो अदिश राशि है। ठीक है, तो विभव प्रवणता हुई मेरी वोल्ट इन अपॉन मीटर। ठीक है, वोल्टेज जो है वो विभव का है, मात्रा का ये तो है ना, विभव प्रवणता। देखो फिर अगला सवाल ये आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि विभव प्रवणता कहाँ न कहीं किसको बताती है, विद्युत क्षेत्र को बताती है। किसको बताती है, विद्युत क्षेत्र को, यानी कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य कौन होगा। देखो ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैं फिर आज बता रहा हूँ, दोबारा ध्यान से सुनना। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए, कब कब, एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल पर। ध्यान से देखना, मैं अलग अलग तरीके से आपको समझा देता हूँ। जब आप एक्सिस के बारे में बात करते हैं तो आपका डायग्राम होता है ऐसे, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इधर आपका एक पॉइंट होता है। आप उल्टा भी ले सकते हो, ठीक है, यानी प्लस क्यू को यहाँ लिख सकते हो, माइनस को यहाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मिटा देता हूँ। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2p/4πε0r³। ठीक है, और p वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही है, माइनस से प्लस होता है, तो ऐसे लिख देता हूँ मैं। इसका मतलब डायरेक्शन जो है वो दोनों सेम है, सेम है। इसका मतलब इस केस में थीटा बनता है 0 डिग्री, किस किस के बीच में, ई के बीच में और पी के बीच में। अब देखो इक्वेटोरियल पे क्या होता है, ये ऐसा होता है कुछ सीन ऐसा, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करता है। जब सब कुछ चेक कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आता है ऐसे। अब कई लोग ऐसे भी कहेंगे सर हम तो डायग्राम ऐसे बनाते हैं, तो भाई जब सॉरी मेरे से गलती हो गई, मेरी मिस्टेक है, नहीं ठीक है है ना। यदि तुम डायग्राम ऐसे बनाओगे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगा। आराम से शो देख लेना, आराम से करके, ठीक है। अब देखो आप देखेंगे कि पी का डायरेक्शन होता है ऐसे, माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस इधर है, प्लस इधर है। इस केस में माइनस इधर है, प्लस इधर है, तो पी का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। ई और पी भाई एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं मुझे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा 4πε0r³। ध्यान से देखो, यदि इस पे वेक्टर लगाऊं, इस पे वेक्टर लगाऊं, तो ये दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में है भाई, अपोजिट में, तो मुझे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। दोनों केस ले लो आप, दोनों केस में देख सकते हो, और इसलिए मुझे यहाँ पर एंगल कितना डिग्री दिख रहा, 180 डिग्री दिख रहा। तो इक्वेटोरियल पे हमेशा एंगल 180 डिग्री बनेगा, ई और पी के बीच में, किसके बीच में, ई एंड पी के बीच में, और एक्सियल पे यानी अक्ष रेखा पर 0 बनेगा। पहले इसने एक्सियल बोला है, अक्ष बोला है तो 0 डिग्री, बाद में इसने निरक्ष बोला है तो 180, तो 0 और 180 वाला ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ये कहानी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ इसमें, जब आप एक आवेश की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन जब आप डाइपोल की बात करेंगे तो डाइपोल में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और r की बात देखो, r³ आ रहा ना, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल r³ हो जाएगा, यानी 1 पावर एक्स्ट्रा आ रही। ऐसे ही मैंने विभव में बताया था
क्यू चार्ज की वजह से यदि विभव की बात करेंगे आप, क्यू चार्ज की वजह से आप यदि विभव की बात करेंगे तो विभव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r। लेकिन यदि डाइपोल की वजह से बात करेंगे यानी द्विध्रुव की वजह से बात करेंगे तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती r² हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? जरूर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आवेशित चालक गोलीय कोष के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र दिखाओ। ये कितना होगा ये बताओ। यानी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और वो भी कहाँ निकालना है, वो मुझे निकालना है सेंटर पे, किसके, कंडक्टिंग स्फीयर पे। कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूं तो उसका सेंटर में ले लेता हूं यहाँ पे कैपिटल R, 3 पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट यहाँ पे R1, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूं मैं R2, और एक पॉइंट ले लेता हूं मैं R3 सेंटर के लिए, बाहर सेंटर मतलब सरफेस से बाहर। तो R3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा उसका फॉर्मूला होगा Q/4πε√r²। R2 या सरफेस के लिए जब भी लिखूंगा मैं लिखूंगा Q/4πε R²। बट अंदर के साइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा शून्य होता है, जीरो होता है। इसको हमेशा बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक शील्डिंग, डाइलेक्ट्रिक SHIELDING, डाइलेक्ट्रिक शील्डिंग बोलते हैं इसको। आई मेरी बात सुने, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, चलो, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा कितना होता है, जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है। और जो पृष्ठ पर होता है यानी जो सरफेस पर होता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ऑप्शन जीरो। ठीक है, 31 पे आते हैं, 32 क्वेश्चन है। अभी मुझे पूछा गया है विभव। सवाल देखो, गोलीय आवेशित कोष के कारण केंद्र पर विभव, यानी मुझे क्या पोटेंशियल पूछा है, बड़ा आसान है। विभव के लिए बात करता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, एक गोला बना के देता हूँ आपको। ठीक है, यदि मैं बात ऐसे करूं कि मुझे इसके बाहर चाहिए, सरफेस के बाहर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/4πε0r। ये बाहर वाले पॉइंट के लिए है, यहाँ वाले के लिए। यदि मैं सरफेस की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है Q/4πε0R। लेकिन इसके अंदर जाऊं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, यानी मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई काम नहीं करना पड़ रहा भाई, अंदर के साइड नहीं करना पड़ रहा। तो जो भी काम मैं पहले कर चुका हूँ, यानी मैं बाहर से आ रहा हूँ, सोचो बाहर से आ रहा हूँ, काम करते करते आ रहा हूँ, तो मुझे विभव मिल रहा है, पोटेंशियल मिल रहा है। लेकिन इसके बाद मुझे अब कोई काम नहीं करना पड़ेगा भाई, काम नहीं करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर वैल्यू आ रही वही मेरी अंदर आ रही सब जगह, यानी केंद्र पर भी मेरे को, सेंटर पर भी, यानी केंद्र पर भी मुझे वही वैल्यू मिल रही जो कि पृष्ठ पर है, Q/4πε0r, जो कि कहाँ पर है, पृष्ठ पर है, सरफेस पर है। यानी कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से देखो, यहाँ से सेंटर पॉइंट से यहाँ तक यानी सरफेस तक V कभी बदलता ही नहीं, V की वैल्यू कांस्टेंट होती है इनसाइड के लिए, अंदर की तरफ। भाई मेरी बात समझे? अभी देखो, तो मुझे वही वैल्यू मिलेगी यहाँ पर जो कि सरफेस पर है, और सरफेस वाली वैल्यू मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 में है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 क्वेश्चन पे आ गए हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में आपको किताबों में मिलेगा, जिक्र मिलेगा, हर जगह अच्छी रेफरेंस बुक्स में आपको इनके बारे में पता लग जाएगा। बट ये भी ध्यान रखो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी काम की चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे है। समविभव पृष्ठ पर स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है। यानी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चलते हैं किसी चार्ज को लेकर, तो कितना काम करते हैं। नाम से पता लग रहा है कि यदि मेरे पास ये सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, तो इसका एक बिंदु में यहाँ लेता हूँ A, एक बिंदु लेता हूँ B। यहाँ पर पोटेंशियल यानी विभव है VA और यहाँ पर है VB, और समविभव पृष्ठ है यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क बाय चार्ज। जब दोनों ही बराबर है तो इनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो W/Q की वैल्यू जीरो रहेगी, तो W बराबर हो जाएगा जीरो। तो आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, वर्क हमेशा क्या होता है, जीरो ही होता है। अब समविभव पृष्ठ की बात आ गई तो मैं बता दूं, सिंगल चार्ज की वजह से यानी पॉइंट चार्ज की वजह से जो समविभव पृष्ठ है वो गोलीय आकृति का होता है, स्फेरिकल आकृति का होता है ना, स्फेरिकल शेप का होता है। और प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो बाहर की तरफ होती है ऐसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ के साथ में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा समविभव पृष्ठ को भेद कर जाता है, परपेंडिकुलर चलता है।
ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे चले। किसी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और विभव ज्ञात करो। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा। मुझे डाइपोल के मिड पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। चलो बात करें। देखो मुझे पहले डाइपोल बना दे दो। ये है मेरे पास प्लस का क्यू, ये है मेरे पास माइनस के क्यू, ये सेंटर पॉइंट। पहले मैं विभव चेक करता हूँ। मैंने मान लो मिड पॉइंट है तो ये दूरी मैंने आर ले ली, तो ये दूरी भी मेरी कितनी हो गई आर। यही मान सकते हो जैसा तुम ये मानते हो। अब देखो विभव का बराबर फॉर्मूला होता है, यदि मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, तो इसका फॉर्मूला होता है पॉजिटिव का विभव पॉजिटिव का, नेगेटिव का विभव नेगेटिव का। अब देखो चार्ज दोनों के सेम, तो चार्ज की वैल्यू फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चार्ज तो दोनों सेम ही है, कट जाएगा तो पोटेंशियल तो हो जाएगा जीरो। पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा जीरो। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अच्छा सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये दोनों अलग अलग जनरेट हो गए, प्लस वाले ने प्लस का किया, माइनस वाले ने भी प्लस का ही किया। मतलब हम केवल फॉर्मूला लिखते हैं, डायरेक्शन मतलब साइन नहीं लगाते, हम यहाँ डायरेक्शन लगाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन लगाओ। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर की तरफ, तो यहाँ मैंने लगा दिया बाहर की तरफ। माइनस के लिए अंदर की तरफ, तो माइनस के अंदर जाता हुआ लगाना है पॉइंट से। ये मेरा पॉइंट है तो इधर जाता हो E2। अरे यार ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो जुड़ेंगे, तो इनको जोड़ देता हूँ। जोड़ता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2q4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो ये फॉर्मूला कहाँ मैच कर रहा है वो देखना है। ये फॉर्मूला मैच कर रहा है मेरे ऑप्शन नंबर डी में। और फिर उसके बाद मुझे पोटेंशियल पूछा है, तो ये जीरो आ रहा, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी में, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा इसमें क्या फ़र्क है, उल्टे लिखे हुए हैं, आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो सोच समझ के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। गलत ऑप्शन भर दिया, गलत ऑप्शन पे टिक मार दिया तो सब गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलिए आगे चले। 35वां सवाल देखिए, गोले से निर्गत फ्लक्स निकालना है। अरे यार अच्छा इसमें सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ माइनस है, ठीक है, डाइपोल है। अभी वही गाउस अंकल वाली बात, गाउस अंकल ने कहा था कि जितना चार्ज उसमें एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड दे दो, तभी आपको पूरा फ्लक्स मिल जाएगा। मैंने कहा एक प्लस का चार्ज एक माइनस का चार्ज है, टोटली जीरो हो गया भाई, टोटल जीरो हो गया, तो फ्लक्स भी क्या हो गया जीरो। तो एक विद्युत द्विध्रुव की वजह से फ्लक्स हमेशा जीरो ही होता है। आई मेरी बात समझ में। चलो 37वें क्वेश्चन पे चले। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के मध्य कौन होता है। वही बात मैंने आपको कहा था, अभी बताया था। एक यदि मैं यहाँ पर समविभव पृष्ठ ले लूँ और देखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंबवत जाता है 90 डिग्री बनाता हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई लोगों, एक और क्वेश्चन बच गया है मेरे हिसाब से, तो 37 के बाद वापस 37 आ गया। अच्छा ठीक है चलिए। यदि आवेश घनाभ के पृष्ठ पर हो तो घनाभ से निर्गत फ्लक्स होगा, यानी ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो कितना फ्लक्स निकलेगा। देखो यार मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जहाँ पे भी रखा हो ना आवेश, उसको बीच में ले आओ। बीच में मतलब जैसे ये डब्बा बना देता हूँ मैं, देखो जितने डब्बे बना सकते हो ना बना दो, बस सेंटर पे आना चाहिए। ये लो मैं इसको देखो सेंटर पे ले आता हूँ। अब ये सेंटर पे आ गया ना। सेंटर पे आने के बाद फ्लक्स हमेशा होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन तो दो डब्बों से आया, हमारे पास तो एक ही डब्बा है, एक ही है ना, तो मैं एक निकालने के लिए आधे का डिवाइड देता हूँ, मतलब आधा कर देता हूँ, 2 का डिवाइड देता हूँ, तो एक इस घनाभ से भाई आधा इधर निकल जाएगा और आधा इधर निकल जाएगा। चूंकि मेरे पास एक ही डब्बा है तो मैंने इसको आधा कर दिया टोटल फ्लक्स को, बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो भाई लोगों इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले आया हूँ। हाँ एक आधा और बता देता हूँ कि इसमें जैसे कॉर्नर पूछ लेता है, ठीक है, साइड्स पूछ लेता है। जैसे मान लो यहाँ पे रखा होता, अभी मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे रखा होता, ये लो साइड के यहाँ पे रखा होता, तो मैं इसको सेंटर पे लाने के लिए कुछ ऐसा करता, डब्बे को और बनाता ताकि किसी तरह से सेंटर पे आ जाए, इसी तरीके से ये लो। अब देखो सेंटर बना नहीं बना, बट डब्बे 4 हो गए भाई। 4 डब्बों के बीच में सेंटर पे आने से फ्लक्स निकलता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डब्बा छोटा हो बड़ा हो, 4 हो 5 हो, से फर्क नहीं पड़ता, सेंटर पे होना चाहिए और बंद होना चाहिए, बंद सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्लक्स आया, लेकिन मुझे तो एक के लिए चाहिए, एक के लिए चाहिए। डब्बे 4 है तो मैं 4 का डिवाइड देता हूँ, तो फ्लक्स निकल गया क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से लोकेशन बदलकर आप आंसर निकाल सकते हैं। यदि आपके यहाँ पर आ जाए कॉर्नर पे, ये भी मैं बता देता हूँ, आप आराम से घर पे ट्राई करिएगा। यहाँ पे आ जाए कॉर्नर पे, तो आप इस तरीके से पीछे की साइड लेकर, देखो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ बस, है ना, ऐसे ये अभी देखो समझ गए होंगे आप थोड़ा सा।
तो देखो 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, और इसको जब आप ऊपर खड़ा करोगे ऐसे तो टोटल डब्बे आ जाएंगे 8 डब्बे। तो इस फ्लक्स टोटल जब सेंटर पे आएगा तो फ्लक्स निकलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन 8 डब्बों का खेल है और जबकि मुझे 1 डब्बे पे चाहिए तो मैं लिखूंगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है आपको मैंने आज जो भी पढ़ाया होगा, समझाया है, वो आपको समझ में आया होगा। आपने अपना सेल्फ एग्जामिन किया होगा, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी एग्ज़ाम में सेल्फ एग्जामिन कर सके, अपनी कमियां सुधार सके और ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 3 और 4 को इंक्लूड करेंगे और उनसे रिलेटेड मोस्ट जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बन सकते हैं, जितने भी सवालों के बारे में बात की जा सकती है, एग्जामिनर जनरली करता है या कर सकता है, उन पे डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा सा हम भी हमारे दिमाग को प्रिपेयर करें। मैं नहीं कहूँगा कि सवाल जो है यही आएंगे एग्जाम में, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि इन सवालों को करने के बाद, सीखने के बाद, इनका कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप ऑलमोस्ट जो भी सवाल आएगा उसे आप कर पाएंगे एग्जाम में। किसी भी टाइप से घुमाया हुआ सवाल हो, आप आसानी से उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कर पाएंगे। ठीक है, अपनी अप्रोच बना पाएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, आज्ञा दीजिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।